Hello everyone, my name is Kunal Kumar. So today I'm going to start with the video number 3, part 3 of amalgamation chapter BCom Honors Corporate Accounting. ठीक है बच्चों, हमने we have already discussed video in video number 1, video number 2 कि purchase consideration कैसे निकालते हैं. ठीक है, उसके सारी चीज़ें हमने देख ली थी, कौन कौन से मेथड होते हैं, नेट एसेट मेथड, ठीक है, नेट पेमेंट मेथड, तो ये सारी चीज़ें हमने देख चुके हैं. Got it? अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट कंसेप्ट जो बेसिकली मेन क्वेश्चन में अब हम कवर कर रहे हैं, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक ऑफ ओल्ड कंपनी. ओल्ड कंपनी की बुक में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे. ठीक है, सो दिस इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक ऑफ ओल्ड कंपनी. दिस इज क्वेश्चन नंबर 17. 16 क्वेश्चंस वी हैव डन in the old videos, video number 1 and video number 2. This is the third video. Okay, 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई ये बैलेंस शीट दी हुई है हच लिमिटेड की, ओल्ड कंपनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख, जनरल रिजर्व 11 लाख, लायबिलिटीज 21 लाख, एसेट 40 लाख, एंड बिजनेस ऑफ हच लिमिटेड वाज एब्सॉर्ब्ड बाय वोडाफोन लिमिटेड फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹24 लाख. ठीक है, मतलब हमने जो हच वोडाफोन लिमिटेड है उसने एब्जॉर्ब कर लिया है और परचेज कंसिडरेशन दिए 24 लाख, पेबल इन कैश. ठीक है, क्लोज द बुक्स ऑफ हच लिमिटेड. अब ओल्ड कंपनी की बुक में हम क्या एंट्री करने वाले हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो आई होप कि पीडीएफ आपके सामने है, पीडीएफ का प्रिंट आउट लेके प्लीज आप सब बैठिए. ठीक है, उसके बाद अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. जब हम बनाएंगे सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट. हम क्या बनाएंगे इसमें? रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनेगा, वोडाफोन मतलब जो हमारे लिए, हम ओल्ड कंपनी है, हमें किसने खरीदा है, ठीक है, वो हमारे कौन है? डेटर है. ठीक है, क्योंकि ओल्ड कंपनी की बुक में एंट्री हो रही है और हमारे लिए जो नई कंपनी है, ठीक है, वो एज अ डेटर ट्रीटमेंट होगा उनका. ठीक है, और फिर हम बनाएंगे कैश अकाउंट. तो बेसिकली ये 4 अकाउंट हमारे बनेंगे, और भी अकाउंट बनते हैं बट इस क्वेश्चन में हम 4 अकाउंट की रिक्वायरमेंट है हमारे पास. ठीक है, तो जो ओल्ड कंपनी है वो कह रही है कि सारी जो एसेट्स हैं वो कितने रुपए की हैं. देखो इस क्वेश्चन में देखो एसेट्स कितने रुपए की हैं? 40 लाख. तो 40 लाख रुपए की एसेट हमारी इधर आ जाती है. ठीक है, आपको पता होगा रिलेशन अकाउंट आपने डिसोल्यूशन में बनाया होगा, सारी एसेट को इधर खत्म करते हैं, लायबिलिटीज को इधर खत्म करते हैं. एसेट बिकती है तो इधर लिखते हैं, लायबिलिटीज पे ऑफ होती है तो इधर लिखते हैं, है ना. याद है 12th क्लास की डिसोल्यूशन, उसमें रिलेशन अकाउंट बनता था. सेम यही है, एसेट खत्म कर रहे हैं इधर, लायबिलिटी खत्म कर रहे हैं इधर. ठीक है, अब एसेट और लायबिलिटी के बदले बेसिकली हम उनको इतने रुपए हमें देने हैं. ठीक है, तो वोडाफोन कौन है? हमारा डेटर. ठीक है, वोडाफोन लिमिटेड को हमें, मतलब वोडाफोन हमें इतने पैसे देगा, तो वोडाफोन हमारा डेटर की तरह ट्रीटमेंट हो रहा है. ठीक है, उसके बाद बैलेंसिंग फिगर हमारी कितनी है? 5 लाख. देखो लॉजिक समझो, हमारी एसेट गई 40 लाख रुपए की, लायबिलिटी उसने ले ली 21 की, तो बेसिकली 19 लाख रुपए हमारे बनते हैं, है ना. और 19 के बदले वो हमें कितना देने को तैयार है? 24 लाख. तो 19 लाख के बदले हमें 24 लाख मिल रहे हैं, तो 5 लाख रुपए मेरा क्या है? फायदा है. तो हम बोलेंगे टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट. ठीक है, इजी तरीके से समझते हुए चलना है. तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन जाएगा, दैट इज 45 लाख. ठीक है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन कितना आया? 5 लाख. ठीक है, फिर उसके बाद हम बनाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट. ठीक है, किसके? हमारे. तो हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं वो एक तरीके से, क्योंकि कंपनी खत्म हो रही है, राइट, मतलब कंपनी बिक गई है, तो हमारी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हमारे लिए एक तरीके से लायबिलिटी है. ठीक है, तो हमारी जो लायबिलिटी है वो बढ़ी, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 8 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल देनी है उनको. ठीक है, 8 लाख रुपए पे करने हैं. जनरल रिजर्व भी उनका पैसा है, आप क्वेश्चन देख सकते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख, जनरल रिजर्व भी तो उन्हीं का पैसा होता है. तो बेसिकली मेरी इक्विटी शेयर होल्डर नाम की जो लायबिलिटी है वो 8 लाख रुपए से बढ़ी और 11 लाख रुपए से भी बढ़ी है. ठीक है, फिर उसके बाद जो रियलाइजेशन का 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है वो भी शेयर होल्डर का ही पैसा होता है.
तो मेरी लाइबिलिटी और बढ़ गई 5 लाख रुपए की। तो बेसिकली जब मैं शेयर होल्डर की बात करूं तो मुझे पता लग रहा है कि भाई उन्हें 24 लाख रुपए पे करने हैं। कितने रुपए पे करने हैं? 24 लाख। ठीक है। और इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है, वो किस में पेमेंट कर रहे हैं, जरा हम क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। ठीक है, तो 24 लाख रुपए पेबल इन कैश, तो कैश में पेमेंट हो रही है, तो ये जो लाइबिलिटी है ये खत्म हो रही है टू कैश करके 24 लाख रुपए। ठीक है, ये अकाउंट समझ आ गया। फिर वोडाफोन हमारे डेटर है, हमारे डेटर है, हमारे लिए एसेट है, एसेट बढ़ रही है कितने रुपए की? 24 लाख रुपए की। ठीक है, कैसे? क्योंकि भैया रियलाइजेशन में इसका ट्रीटमेंट था। रियलाइजेशन में हमने लिखा था ना कि हमारी एसेट लाइबिलिटी का हिसाब किताब खत्म हो रहा है, यहाँ पे लिख रहे हैं कि भैया वोडाफोन से हम हिसाब अपना निपटाएंगे। तो वोडाफोन के लिए एंट्री क्या हो गई? टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पे हो गया वोडाफोन की एंट्री क्या हो गई? टू रियलाइजेशन। और इसका निपटारा किससे हो गया? देखो यहाँ भी एंट्री हो गई। ठीक है, कितने रुपए में? 24 लाख रुपए में। ठीक है, तो वोडाफोन ने हमें 24 लाख रुपए पे कर दिए, तो ये 24 लाख हमारा हिसाब किताब इससे खत्म हो गया। कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो कैश की जो जो एंट्री है, कैश की एंट्री क्या हो गई? ये हो गई टू वोडाफोन। ठीक है, और इधर कैश की एंट्री हो गई बाय इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, तो इधर टू वोडाफोन हो गया, टू इक्विटी शेयर होल्डर आ गया, ये बैलेंस भी हमारा मैच कर गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया है। दोबारा से एक बार ये क्वेश्चन आप अपने लेवल पे बिना देखे इसको करेंगे एक बार। ठीक है, so we have done this question, got it? now let us move to the question number 18। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 है, बैलेंस शीट दी हुई है एक्स लिमिटेड की, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, जनरल रिजर्व 7 लाख, डिवेंचर 9 लाख और क्रेडिटर दिया है 4 लाख, फिक्स एसेट्स दिए हैं 12 लाख, इन्वेस्टमेंट 8 लाख, बैंक 2 लाख और अदर करंट एसेट्स 3 लाख। ठीक है, X Limited was absorbed by Y Limited on the following terms and conditions, and 3 equity shares in new company will be issued for every 2 equity in old company। तो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कैसे करें? उसमें तो भैया सारा कैश दे रहे थे, इसमें हम क्या कह रहे हैं कि भाई जिसके पास 3 शेयर थे उसको नई कंपनी में, इन न्यू कंपनी विल बी, अच्छा जिसके पास पुरानी कंपनी में 2 शेयर थे उसके बदले हम 3 शेयर दे रहे हैं। ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹16 ईच। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड बाय वाई लिमिटेड फॉर 8,60,000, उन्होंने इन्वेस्टमेंट बेच दी और 8% वेंचर वर पेड इन कैश बाय वाई लिमिटेड। ठीक है, तो अब क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन, क्योंकि वो बहुत बेसिक क्वेश्चन हमने बनाया था, अब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू क्लोज द बुक्स ऑफ द एक्स लिमिटेड। तो ओल्ड कंपनी की बुक में हम एंट्री कर रहे हैं, क्वेश्चन आपके हाथ में है। ठीक है, तो जितनी भी एसेट है, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने डिटेल्स दे दी, तो फिक्स सारी एसेट इधर जाएंगी, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये दिख रहा है ना, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, बैंक एंड अदर करंट एसेट्स। तो ये जितनी भी हमारे पास एसेट्स थी वो हमने उधर ले जाके खत्म कर दी। ठीक है, फिर हमारे पास क्या हो गया, जितनी भी लाइबिलिटी थी, तो लाइबिलिटी में हमारे पास क्या था, जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी, क्रेडिटर और 8% डिबेंचर, उनको हमने इधर ले गए। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एसेट इधर खत्म करते हैं, लाइबिलिटी इधर खत्म करते हैं। ठीक है, अब इन सबका निचोड़ क्या है कि भाई मुझे वाई लिमिटेड से अब 12 लाख रुपए लेने हैं, विच इज परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन हमारा कितना है बच्चों? 12 लाख रुपए। तो एक बार जरा देख लेते हैं कि परचेज कंसिडरेशन निकाला कैसे है, क्योंकि अभी हमने शुरू की 2 वीडियोस में परचेज कंसिडरेशन ही किया था। टेबल बनाएंगे, ठीक है, नेट पेमेंट मेथड के अकॉर्डिंग इक्विटी शेयर होल्डर को नई कंपनी में इक्विटी शेयर मिल रहे हैं 50,000 डिवाइडेड बाय 2, हर 2 के बदले 3 शेयर मिल रहे हैं और 1 शेयर 16 रुपए का, तो 12 लाख रुपए मेरा परचेज कंसिडरेशन आया था। तो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई सारा हिसाब किताब जो भी एसेट और लायबिलिटी का खत्म हो रहा है वो 12 लाख रुपए से खत्म हो रहा है। ठीक है, याद करो डिसोल्यूशन में जो रिलेशन बनता था, सारी एसेट कितने की बिकी उधर लिखते थे, लायबिलिटी कितने की पे हुई इधर लिखते थे, फिर बैलेंसिंग प्रॉफिट या लॉस आता था। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो भाई हमारे पास कोई प्रॉफिट लॉस इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाएंगे। इक्विटी शेयर होल्डर क्या कह रहा है कि भाई ये मेरे लिए लाइबिलिटी है, तो मेरे को इक्विटी शेयर को कितने रुपए ऑलरेडी देने थे, बैलेंस शीट में लिखा हुआ था 5 लाख और उनका जनरल रिजर्व हमको और पैसा था 7 लाख। ठीक है, तो ये वाला जो सारा हिसाब किताब है ये मतलब हिसाब किताब खत्म हो रहा है किससे? टू इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर जो हमारे पुरानी कंपनी में शेयर होल्डर है उनको बदले में क्या दिया जा रहा है?
टू इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड, ठीक है। नहीं तो मैं इधर अगर कैश से सिस्टम होता तो मैं इधर लिख देता टू कैश, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं इस क्वेश्चन में, पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर को नई कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर बना दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा टू इक्विटी शेयर्स इन वाई लिमिटेड 12 लाख, ठीक है। फिर हम बनाएंगे वाई लिमिटेड, तो वाई लिमिटेड की एंट्री होगी, तो इधर लिखेंगे देखो यहाँ पे वाई लिमिटेड की क्रॉस एंट्री हो जाएगी टू रियलाइजेशन, तो वाई लिमिटेड की एंट्री हो गई टू रियलाइजेशन, ठीक है। और इधर इसकी क्रॉस एंट्री हो जाएगी बाय इक्विटी शेयर होल्डर इन वाई लिमिटेड। फिर इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड का अकाउंट बनेगा, इसकी क्रॉस एंट्री होगी टू वाई लिमिटेड, और इधर हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, दैट इज 12 लाख 12 लाख, ठीक है बच्चों। ये जितने भी अकाउंट्स हैं हम इसकी क्रॉस एंट्रियां करते हुए चलेंगे, ठीक है। आपको ये बात समझ आ रही होगी कि रियलाइजेशन हमारा बन गया, फिर हम वाई लिमिट इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाएंगे, इक्विटी शेयर का भी आपको हिसाब किताब समझ आ गया। फिर हम वाई लिमिटेड अकाउंट बनाएंगे, वाई लिमिटेड कौन है, नई कंपनी, नई कंपनी कौन है हमारे लिए, डेटर, ठीक है। तो नई कंपनी की मतलब ये मेरी एसेट बढ़ रही है 12 लाख से, और ये जो वाई लिमिटेड मेरा डेटर है वो मुझे पेमेंट कैसे कर रहा है, बाय इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड, क्योंकि बदले में इक्विटी वो वाई लिमिटेड मेरा डेटर है, वो मुझे पेमेंट क्या कैश में कर रहा है, नहीं कर रहा सर, उसके बदले वो आपको क्या दे रहा है, आपको शेयर होल्डर दे रहा है, शेयर दे रहा है इन वाई लिमिटेड, ठीक है। तो इसका हिसाब किताब ऐसे खत्म हुआ। फिर हम इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। इक्विटी इसकी क्रॉस एंट्री हो गई कि टू वाई लिमिटेड, और बैलेंसिंग फिगर में आ गया इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, दैट इज 12 लाख, ठीक है। ये देखो ये वाली इसकी क्रॉस एंट्री आ रही है, एक इसकी क्रॉस एंट्री आ जाएगी इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड, और यहाँ पे आ गया इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड, ये अकाउंट आपस में क्लोज हो गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। एक्चुअली बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको क्वेश्चन को पूरा ध्यान में रखना होता है कि आपका क्वेश्चन क्या है, ठीक है बच्चों। All adjustment related to assets and liabilities taken by new company should be completely ignored in the books of old company. अब सर इसमें और डेटा दिया हुआ था कि भाई उसने इन्वेस्टमेंट बेच दी, ये कर दिया वो कर दिया, ये किसने किया है, ये नई कंपनी ने किया है। तो क्या हम पुरानी कंपनी की बुक्स में ये एंट्री करेंगे जो नई कंपनी ने करा है, नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम अकाउंट्स किसके बना रहे हैं, केवल पुरानी बुक्स के। तो नई कंपनी जो भी कर रही है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्लियर है बच्चों। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, बैलेंस शीट ऑफ टाटा लिमिटेड इज गिवन बिलो, ये बैलेंस शीट दी हुई है, ये आपका एक बार आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, 12% डिवेंचर, बैंक लोन एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी, डेटर्स, बैंक, गुडविल, डिस्काउंट ऑन शेयर्स, टाटा लिमिटेड वाज एब्सॉर्ब्ड बाय एक्स लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। एक्स लिमिटेड विल इशू, एक्स लिमिटेड कह रहा है कि भाई 3 इक्विटी शेयर देंगे फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर इन टाटा लिमिटेड। टाटा कौन है, ओल्ड कंपनी। एक्स लिमिटेड विल पे, एक्स लिमिटेड एक्स लिमिटेड विल पे ₹5 इन कैश फॉर ईच इक्विटी शेयर इन टाटा लिमिटेड, ठीक है। मतलब हर इक्विटी शेयर होल्डर को वो ₹5 भी देगा, ठीक है। एक्स लिमिटेड विल इशू 25,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ₹14 ईच टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ टाटा लिमिटेड, ठीक है। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनको प्रेफरेंस शेयर ही दिए जा रहे हैं नई कंपनी में, ठीक है। While calculating purchase consideration, assets of Tata Limited were valued as under building, furniture, machinery, goodwill, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। X Limited will issue 15% debenture of rupees 7,50,000 for 12% debentures in Tata Limited, and expenses on liquidation amounted to rupees 12,000 paid by X Limited. क्लोज द बुक्स ऑफ टाटा लिमिटेड, टाटा, क्योंकि अभी हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में अभी हम कर रहे हैं ओल्ड कंपनी की बुक्स में क्या ट्रीटमेंट होता है, ठीक है बच्चों। चलो ये क्वेश्चन आपके सामने है, अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है।
तो मैं बस बार बार यही उम्मीद कर रहा हूँ कि पीडीएफ लेके बैठे हुए हो। अगर आप पीडीएफ लेके नहीं बैठे हुए तो आपको क्वेश्चन समझ आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। मुझे बच्चों आप ये बताओ कि क्या करेंगे, सारी एसेट को इधर खत्म करेंगे, बिल्डिंग इधर चला गया, फर्नीचर इधर चला गया, मशीन इधर चला गया, डेटर इधर चला गया, बैंक और गुडविल, ठीक है। फिर 12% डिवेंचर इधर आ गए, जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, बैंक लोन इधर आ गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इधर आ गए, ठीक है। तो हमारी लायबिलिटीज इधर आ गई, सारी एसेट्स इधर आ गई, और बदले में जो हमारा परचेज कंसिडरेशन है, परचेज कंसिडरेशन क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा। और परचेज कंसिडरेशन आपने पहले ही सीखा हुआ है बहुत बार अच्छी तरह, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है, इक्विटी शेयर मिल रहे हैं, दिस कैलकुलेशन यू मस्ट नो। कैश मिल रहा है 40,000 को 5 रुपए के हिसाब से, तो ये मिल रहा है। प्रीफरेंस शेयर को क्या, होल्डर को क्या मिल रहा है, 12% प्रीफरेंस शेयर दे रहे हैं 25,000 इंटू 14 के हिसाब से। तो परचेज कंसिडरेशन आपका आ गया 12,70,000, ठीक है। ये पुरानी बातें हैं, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब परचेज कंसिडरेशन 12,70,000 है, तो अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट में कि भाई एसेट और लायबिलिटी का सारा हिसाब किताब कहां से खत्म हो रहा है, परचेज कंसिडरेशन से। तो कौन देगा, एक्स लिमिटेड देगा 12,70,000। बैलेंस करते हैं तो भाई यहाँ पे प्रॉफिट आ गया 5,20,000 का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो 5,20,000 का प्रॉफिट आ रहा है। फिर हम अकाउंट बनाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रीफरेंस शेयर भी दिया हुआ है, राइट। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनेगा, प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट बनेगा, और फिर हमारा जो डेटर है, कौन है, जो नई कंपनी है वो हमारा डेटर है, तो एक्स लिमिटेड अकाउंट भी बनेगा। और फिर इसके साथ साथ और भी जो नाम आ रहे हैं, इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड, वो भी आप बना दोगे। कैश भी बन रहा है, कैश अकाउंट बना दोगे। फिर ये 12% प्रीफरेंस शेयर इन एक्स लिमिटेड, वो अकाउंट भी बनेगा, देखो नीचे बना रखा है, ठीक है। तो ऐसे ये आपकी पूरी अकाउंटिंग यहाँ पे खत्म होगी, ठीक है। क्वेश्चन ईजी है अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली इसको सोचेंगे तो, ठीक है। ये मेरा प्रॉफिट आ गया। अब बताओ इक्विटी शेयर को क्या क्या देना है। सर मेरे सर पे ऑलरेडी लायबिलिटी है कि भैया 4 लाख रुपए तो बैलेंस शीट में लिखा ही हुआ है, ठीक है। जनरल इधर भी इक्विटी शेयर का ही पैसा होता है, 2 लाख रुपए वहां चला गया। रियलाइजेशन का प्रॉफिट भी इक्विटी शेयर होल्डर वाले को होता है, 5,20,000 आ गया, ठीक है। अब बैलेंस शीट में एक लॉस दिया हुआ बच्चों, डिस्काउंट ऑन शेयर्स। वो जो लॉस है वो भी तो इक्विटी शेयर लेगा भाई, सारा प्रॉफिट ही लेगा क्या, लॉस भी तो लेगा क्योंकि मेन मालिक वही है। तो 2 डिस्काउंट ऑन शेयर्स हो गया 1,50,000। फिर उसके बाद मुझे ये बताया गया है कि भाई इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड 7,20,000, इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड 7,20,000, ठीक है। कितना आ रहा है, 7,20,000, ठीक है। ये दिख रहा है ना। इक्विटी शेयर होल्डर को, पुरानी कंपनी की इक्विटी शेयर होल्डर को नई कंपनी में इक्विटी शेयर मिल रहे हैं कितने, 7,20,000 के। तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि इक्विटी शेयर होल्डर मेरे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो लायबिलिटी लॉस से कम भी तो हो रही है। और लायबिलिटी उसको, इक्विटी शेयर होल्डर को बदले में क्या दिया जा रहा है, इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड। तो यहां से भी ये भी तो लायबिलिटी कम कर रहा है कि उसके बदले मैंने उसको शेयर दे दिए, ठीक है। और कैश भी दे रहा हूं 2 लाख रुपए, तो उससे भी लायबिलिटी कम हो रही है। देखो मैं बार बार आपको ये दिखा रहा हूं, ठीक है। 2 लाख रुपए मैं कैश भी दे रहा हूं, ठीक है। चलो अब 2 लाख रुपए कैश दे रहा हूं, तो सर ये बात समझ नहीं आई, मुझे ये बात समझ नहीं आई। एक बार मैं पेन जरा एक्टिवेट कर लेता हूं, ठीक है। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि इक्विटी शेयर बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है लिख दिया, बढ़ रही है लिख दिया, कम हो रही है लिख दिया, कम हो रही है लिख दिया, कम हो रही है लिख दिया, ये चीज समझ नहीं आई। 50,000 ये कैसे आया, तो वो मैं अभी आपको समझाता हूं, ठीक है। प्रीफरेंस शेयर होल्डर भी मेरे लिए लायबिलिटी है, बढ़ रही है, बैलेंस शीट में दिया हुआ है कि भाई बढ़ने का रीजन क्या है कि 3 लाख रुपए ऑलरेडी थे। और प्रीफरेंस शेयर होल्डर को मैं क्या दे रहा हूं बच्चों, बताओ, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को क्या दे रहा हूं, दोबारा से हम परचेज कंसिडरेशन में जाते हैं। प्रीफरेंस शेयर होल्डर को नई कंपनी के प्रीफरेंस शेयर मिल रहे हैं 3,50,000 के, बोलो प्रीफरेंस शेयर होल्डर को नई कंपनी के प्रीफरेंस शेयर मिल रहे हैं कितने के, 3,50,000 के। मतलब ये लायबिलिटी खत्म हो रही है कैसे कि भैया इसको 12% प्रीफरेंस शेयर होल्डर मिले 3,50,000 के। इसका मतलब क्या हो गया, 3 लाख की लायबिलिटी को मैं कितने रुपए में चुका रहा हूं, 3,50,000 रुपए में। तो नुकसान कौन झेलेगा,
भाई मेन मालिक कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर का ही नुकसान होगा। बैलेंसिंग फिगर इधर होगी तो इधर लिख दूंगा बाय इक्विटी शेयर होल्डर। इसका मतलब यही एंट्री क्रॉस एंट्री इधर चाहिए तो क्या होगा? टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर। वो एंट्री मैंने इधर लिखी हुई है। इट शोज कि भाई लॉस हो रहा है। ठीक है, किसको लॉस हो रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर को लॉस हो रहा है। लॉस क्या किस? 50,000। क्यों? क्योंकि भैया 3 लाख की जो प्रीफरेंस शेयर की लायबिलिटी है उसको 3,50,000 में निपटा रहा हूं, तो लॉस कौन भुगतेगा? इक्विटी शेयर होल्डर। वही बैलेंसिंग फिगर इधर क्रॉस एंट्री के रूप में आ जाएगी। तो ये वाला पॉइंट आपको मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो फिर प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट भी हमने बना दिया। एक्स लिमिटेड अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, मतलब मेरे डेटर बढ़ने का रीजन क्या था कि भाई रियलाइजेशन में पता लगा था कि 12,70,000 रुपए देने हैं, मतलब इनसे लेने हैं। मेरी एसेट बढ़ रही है और एसेट कम होने का रीजन क्या है कि भाई उन्होंने बदले में मुझे इक्विटी शेयर दे दिए 7,20,000 के, कैश भी दे दिया और प्रीफरेंस, ये पूरा परचेज कंसिडरेशन का डेटा आ गया। ठीक है, और 12% प्रीफरेंस शेयर भी दे दिए 3,50,000 के। ठीक है, फिर यही वाली एंट्री इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड क्रॉस एंट्री आप मारोगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैश की भी क्रॉस एंट्री मारोगे ये अकाउंट भी बन जाएगा, और 12% प्रीफरेंस शेयर ऊपर से क्रॉस एंट्री मारोगे तो ये अकाउंट भी आपका बना बनाया है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो, सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 19। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए बच्चों ओल्ड कंपनी के। किसके हो गए? ओल्ड कंपनी के। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 ये मैं आपको देता हूं होमवर्क में कि आप क्वेश्चन नंबर 20 खुद ट्राई करो, और एक बार ये मेरे जो नोट्स हैं इनको आप पढ़ लेना। कैश एंड बैंक विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट ओनली व्हेन न्यू कंपनी हैज टेकन सच कैश एंड बैंक बैलेंस। वो रियलाइजेशन में तभी जाएगा जब नई कंपनी ने कैश और बैंक भी ले लिया, कि भैया पूरा का पूरा बिजनेस उठा लिया, गल्ला भी उठा लिया कि भैया एज इट इज जो भी है वो दे दो। इफ न्यू कंपनी हैज नॉट टेकन कैश एंड बैंक बैलेंस एज और पार्ट देयर ऑफ, then such cash and bank balance और part thereof will not be transferred to realization। अगर उसने नहीं लिया तो वो realization में ट्रांसफर नहीं होगा। in such case a separate cash and bank account will be opened। ठीक है, except cash and bank all remaining assets and liability will always be transferred to realization account whether taken by new company or not। ठीक है, तो कैश और बैंक के अलावा सारी एसेट और लाइबिलिटी हमेशा उधर ट्रांसफर होंगी। ठीक है, कहां पे? रियलाइजेशन में। ये क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 20 आप सब ट्राई करना। ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूं, आप पॉज करके सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज रियलाइजेशन अकाउंट, दिस इज इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, दिस इज कैट लिमिटेड। ठीक है, जो मेरे लिए डेटर है नई कंपनी, और इक्विटी शेयर इन कैट लिमिटेड कैश अकाउंट बनेगा। ठीक है, और बस ये हमारे अकाउंट बनेंगे। अच्छा, ये 2 बातें आपको ध्यान से सुननी है क्योंकि इस क्वेश्चन में काम आएगा। जनरल एंट्री फॉर एक्सपेंसेस ऑन लिक्विडेशन इन द बुक ऑफ ओल्ड कंपनी। अगर ओल्ड कंपनी लिक्विडेट हो रही है, ठीक है, इफ द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय न्यू कंपनी, अगर नई कंपनी पे कर रही है तो भाई हम एंट्री किसकी बुक में कर रहे हैं? हम तो ओल्ड कंपनी की बुक्स बना रहे हैं अभी तक इन क्वेश्चन में ओल्ड कंपनी की बुक्स में बना रहे हैं, तो ओल्ड कंपनी की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। अगर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ओल्ड कंपनी पे कर रही है तो वही रियलाइजेशन में हम उसको एज ए एक्सपेंस दिखा देंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब आप ये सब लिख सकते हो, स्टेप्स टू बी फॉलोड इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। सो दीज आर दी नोट्स, प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो को एज अ क्लास लेके चल रहे हो तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, एक एक चीज आपने लिखनी है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। स्टेप 1 है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ट्रांसफर ऑल एसेट्स अपीयरिंग इन बैलेंस शीट टू डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, एंड ट्रांसफर ऑल लायबिलिटीज एंड प्रोविजन और फंड्स ऑन स्पेसिफिक एसेट। अगर उस एसेट से रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक फंड था तो हमें उसको रियलाइजेशन के क्रेडिट में ले जाना है। ठीक है, ट्रांसफर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू क्रेडिट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये सब अपने अकाउंट बनाते वक्त हमने इन्हीं चीजों को फॉलो किया था। ट्रांसफर इक्विटी शेयर कैपिटल एंड ऑल रिजर्व लॉसेज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट टू इक्विटी, क्योंकि सारा पैसा उन्हीं का ही होता है, जो भी रिजर्व होगा, लॉस होगा, गेन होगा, वो सब उन्हीं का होता है। ठीक है, न्यू कंपनी अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इन रियलाइजेशन अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ पीसी, क्योंकि हम हमेशा एसेट और लायबिलिटी का सारा जो एडजस्टमेंट करते थे वो कहां करते थे? पीसी के थ्रू करते थे रियलाइजेशन में। ठीक है, नई कंपनी के नाम पे।
रिसीव पीसी फ्रॉम द न्यू कंपनी एंड ओपन द अकाउंट ऑफ ईच आइटम। तो मैंने बताया था ना कि वो परचेज कंसिडरेशन का की जितनी भी आइटम होती है उन सबके भी अकाउंट बनेंगे सेपरेटली। रियलाइज दोज एसेट्स एंड पे ऑफ लायबिलिटीज थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट विच आर नॉट टेकन बाय न्यू कंपनी। जो एसेट और लायबिलिटी न्यू कंपनी ने नहीं ली उनको हमें रियलाइज करना पड़ेगा। क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर विल बी कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन, और फिर वो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा होता है उसमें चला जाएगा। पे ऑफ क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन क्वेश्चन। बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने में अगर मुझे कोई नुकसान हो रहा है, कोई फायदा हो रहा है, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर का होगा। ट्रांसफर बैलेंस ऑफ ऑल रिमेनिंग अकाउंट्स द एसेट्स टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट विल गेट टैली। तो वो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट हमारा टैली हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 20 आपको खुद करना है, 21 आपको खुद करना है। ठीक है, तो ये बेटा 2-3 क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लोगे। सॉरी 22। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं 20, 21। हाँ जी, 22 तक क्वेश्चंस आपकी ओल्ड कंपनी के हैं। ठीक है बच्चों, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सब 22 तक करो। ये ओल्ड कंपनी वाला टॉपिक हमारा कवर हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आई विल कम बैक विद द नेक्स्ट टॉपिक, जो नई कंपनी की बुक्स में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय।